नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमेशा की तरह आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। राय बरेली के एक छोटे से कस्बे में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। किशन किसी कपड़ों के शोरूम में काम किया करता था। कई साल पहले ही उसकी शादी भी हो गई थी और अब किशन पिता बनने वाला था। किशन को हमेशा से बेटा ही चाहिए था, क्योंकि हमारे हिंदू समाज की मान्यताओं के अनुसार बेटा ही हमारे वंश का कुल दीपक होता है, जो आगे चलकर वंश को आगे बढ़ाता है और बड़ा होकर पिता का नाम रोशन करता है। माता पिता के बुढ़ापे का सहारा भी वही होता है। वहीं दूसरी तरफ बेटी होती है तो वह बड़ी होकर शादी करके पराये घर चली जाती है और दान दहेज के नाम पर अपने साथ घर का बहुत सारा धन भी ले जाती है। ऐसी पुरानी सोच रखने वाला वह किशन अपने पड़ोसियों को भी यह नसीहतें दिया करता था। किशन की पत्नी ने पहली बार जब एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो किशन शोक मनाकर अपना माथा पकड़कर बैठ गया। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। बेटी को देखकर वह भीतर ही भीतर कुढ़ता रहता था। उसे अपनी बेटी फूटी आँख ना सुहाती थी। वह उसे मार देना चाहता था, पर वह अपनी पत्नी के सामने अपने मनोभावों को जाहिर नहीं होने देता था। एक दिन जब उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ गहरी नींद में सोई हुई थी तो किशन ने मौका देखकर चुपके से अपनी बेटी को उठाया और उसके मुंह में कुछ कपड़े भर दिए जिससे कि वह रो ना सके, और सवेरे सवेरे अंधेरे में ही एक कपड़े से ढककर उसे अपने कस्बे से दूर किसी मंदिर की सीढ़ियों पर लिटाकर आ गया और घर में आकर चुपके से सोने का बहाना करके लेट गया। आज किशन के दिल का बोझ कम हो गया था। उसकी आत्मा को बड़ी ही शांति का अनुभव हो रहा था। आज जो उसे खुशी मिली थी उसे वह किसी को बयान भी नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी की आँख खुली तो बेटी के यूं गायब होने से वह तड़प तड़प कर रोने लगी। सारे गली मोहल्ले में किशन की बेटी के गायब होने की चर्चा होने लगी। कुछ भले लोगों ने मिलकर आसपास का एक एक घर छान मारा। पुलिस प्रशासन की मदद भी ली गई, मगर किशन की बेटी का कहीं कुछ पता न चल सका। इसके कुछ साल बाद किशन की पत्नी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। अब तो किशन की खुशी का कोई पारावार नहीं था। उसे एक साथ 2 बेटे जो मिल गए थे। उसने बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम कुणाल रखा और बहुत लाड प्यार से उनकी परवरिश करने लगा। जब करण और कुणाल लगभग 8 साल के हुए तो अचानक किसी बीमारी के कारण किशन की पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद किशन ने अकेले ही उन दोनों बेटों का ख्याल रखा और उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया। धीरे धीरे समय बीता और उसके दोनों बेटे जवान हो गए और अब वे दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। किशन ने जल्दी ही उन दोनों की शादियां भी करा दी थी। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल तो एक साथ रहकर खुशी से गुजर गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे और दोनों बहुओं में भी छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होने लगे। यह सब देखकर किशन को बहुत बुरा लगता था। रोज रोज के झगड़े फसाद से तंग आकर दोनों ने अलग रहने का फैसला किया और फिर दोनों भाई अलग हो गए। अब पिताजी की देखभाल कौन करेगा? इस बात को लेकर भी दोनों भाइयों के बीच में काफी बवाल हुआ। आखिरकार दोनों भाइयों ने तय किया कि वे किशन को बारी बारी से एक एक महीने के लिए अपने साथ रखा करेंगे।
अब किशन 1 महीने के लिए बड़े बेटे के घर रहता और 1 महीने के लिए छोटे बेटे के घर चला जाता। इस तरह उसके बुढ़ापे की जिंदगी का बंटवारा हुआ। इतने में भी बात नहीं बनी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में किशन को लेकर झगड़ा होने लगा। किशन को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी। कभी कभी जब किशन का मन बहुत दुखी होता तो वह घर से बाहर कहीं एकांत में जाकर बैठ जाता और पुरानी बातों को याद करके खूब रोता था। उसने अपनी बेटी को ना अपनाकर जिंदगी में कितना बड़ा अपराध किया था, यह बात उसे अब समझ में आ रही थी। आखिर वह एक नवजात कन्या थी। उस नन्ही सी जान का क्या दोष था जो माता पिता दोनों के रहते मैंने उसे अनाथ बनाकर सड़क किनारे छोड़ दिया था। क्या उसकी बेटी अपने माता पिता के लाड दुलार की हकदार नहीं थी? ना जाने मेरी बच्ची जिंदा भी होगी या नहीं। अगर होगी तो कहाँ होगी और किस हाल में होगी। किशन जब भी अकेला होता तो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोता था। कहते हैं मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मैंने अपनी बेटी के साथ जो जघन्य अपराध किया था, शायद आज मैं उसी पाप का परिणाम भुगत रहा हूँ। आखिर मेरे बेटों ने ही मुझे कौन सा सुख दिखा दिया। पत्नी के चले जाने के बाद भी मैंने दोनों बेटों की परवरिश में कोई कमी ना छोड़ी थी। फिर भी दोनों बेटों ने मुझे वृद्धा आश्रम भेजने का फैसला कर लिया और फिर एक दिन दोनों भाई किशन को लेकर वृद्धा आश्रम में पहुंच गए। वहां पर अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किशन से मिलकर वे दोनों भाई अपने अपने घर वापस चले गए। बेटों के वहां से चले जाने के बाद किशन फूट फूट कर रोने लगा। वृद्धा आश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया, पर अपने बेटों के इस तरह अकेले छोड़ देने से किशन के मन को बहुत ठेस पहुंची थी। किशन को वृद्धा आश्रम में आए हुए 8-10 दिन हो गए थे, पर वह अभी तक भी किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ही विचारों में खोया रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर किशन किसी को भी कुछ नहीं बताता था। कुछ दिनों बाद किशन वहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति से थोड़ी बहुत बातचीत करने लगा और धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वे दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जहाँ पर वे अक्सर बैठा करते थे। तब वह व्यक्ति किशन को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मेरा एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस रोज रोज की तकरार से मेरा मन बहुत ऊब गया था। उस घर में रहकर मुझे घुटन महसूस होने लगी थी। इस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया और मैं यहाँ आ गया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। शायद आज वही मेरे बुढ़ापे की लाठी बन जाती। उसकी बात सुनकर किशन और भी ज्यादा दुखी हो गया और वह पहले की तरह बहुत गहरे विचारों में खो गया। किशन को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने पूछा, अब तुम क्या सोचने लगे भाई? जरा सामने देखो। वे जो सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से एक हमारे वृद्ध आश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ है। उनकी सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम आराध्या है। वृद्धा आश्रम का सारा काम उनकी बेटी आराध्या ही संभालती है। इनकी बेटी अपनी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है और उतना ही प्यार वह इस वृद्धा आश्रम में रहने वाले हर एक व्यक्ति से करती है। किशन उसकी तरफ देखता ही रह गया और अब उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो गया। रात होने लगी थी।
वृद्धा आश्रम में रहने वाले सभी लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे। किशन भी अपने कमरे में चला जाता है। रात का खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं। आराध्या को देखकर किशन को उसका भूतकाल याद आता है। जब किशन की शादी होने के बाद उसके घर में पहली संतान के रूप में बेटी पैदा हुई थी, उस वक्त उसे कितना गुस्सा आया था। पत्नी की नजरों से बचाकर कैसी निर्दयता से वह अपनी बेटी को उठाकर कहीं दूर छोड़ आया था। पर अब उसके पास अपने पाप का प्रायश्चित करने के सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इसी उधेड़-बुन में किशन को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धा आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसीलिए सभी लोग सुबह जल्दी उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित होते हैं, जहां पर वृद्धा आश्रम के मालिक कैलाश सेठ और उनकी बेटी आराध्या भी पहले से ही बैठे हुए थे। प्रोग्राम को चलते कई घंटे हो चुके थे। इस बीच में कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार किशन की तरफ गया। वृद्धा आश्रम के सभी लोग बहुत खुश थे, पर उन सबके बीच में बैठा हुआ किशन उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखाई दिया। उनको लगा कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी, इसलिए प्रोग्राम खत्म होने के बाद वे किशन से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं और किशन की इस उदासी का कारण पूछते हैं। तभी किशन बहुत रोने लगता है और कुछ देर बाद अपने आप को संभालकर वह अपनी सारी कहानी कैलाश सेठ को बताता है कि मेरे घर पर भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उस नन्ही सी जान को सड़क किनारे छोड़ कर आया था। आज जब मैंने आपकी बेटी को देखा तो मुझे समझ आया कि बेटियां अपने माँ बाप से कितना प्यार करती हैं। आज अगर मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो शायद मुझे यहाँ वृद्धा आश्रम में आकर रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने जो पाप किया था उसकी सजा मैं अच्छे से भुगत रहा हूँ। किशन की सब बातें सुनकर कैलाश सेठ को मन में बहुत दुख हुआ। उन्होंने किशन को बताया कि आराध्या उनकी अपनी बेटी नहीं है। मेरे यहाँ तो बरसों से कोई संतान नहीं थी और मैं यही मन्नत मांगने के लिए हर रोज देवी माँ के मंदिर में जाया करता था। उस दिन जब मैं माता रानी के दर्शन करके वापस जा रहा था, तब आराध्या मुझे मंदिर की पौड़ियों के पास कपड़े में लिपटी हुई मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह भी हम दोनों से उतना ही प्यार करती है। सारी कहानी सुनने के बाद किशन ने बताया कि मैंने भी मेरी बेटी को सड़क के किनारे मंदिर के पास ही छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश सेठ को किशन के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर वे अपने गुस्से को भीतर ही दबा गए। उन्होंने किशन से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी का कोई बर्थ मार्क या उसके जन्म का दिन तारीख कुछ पता है? किशन ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ साहिब, मेरी बेटी के बाएं हाथ पर और पैर पर एक उंगली ज्यादा थी। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास हो जाता है कि आराध्या उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद आराध्या वहाँ पहुँचती है और वह किशन से कहती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। आपने मेरे साथ जो भी किया था वह एक जघन्य अपराध था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार उसी समय खो दिया था जब आप मुझे पैदा होते ही रास्ते पर छोड़कर चले गए थे। मेरे पिता वही हैं, जिनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने अपनी जी जान से मेरी परवरिश की है और मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है।
कि आज मैं आप जैसे बेसहारा लोगों का सहारा बन सकूं। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता है और मुझे बेटी कहने के असली हकदार भी वही हैं। आप इस वृद्धा आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो कुछ भी कहा है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहाँ से चली गई। किशन अपनी आंखों में आंसू भरकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी बिना बताए किशन उस वृद्धा आश्रम को छोड़कर वहां से बहुत दूर किसी दूसरे शहर में चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।